ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक आईना है उन लोगों के लिए जो भूल जाते हैं कि माता पिता भी इंसान होते हैं, उनकी भी भावनाएं होती हैं। संजय अपनी माँ को आवाज देते हुए कहता है, माँ, आज हमारे ऑफिस में रात की पार्टी है, तो हम रात भर ऑफिस में ही रहेंगे, सुबह तक घर आएंगे। आप अच्छे से घर के दरवाजे बंद कर लेना और बाहर वाले गेट का ताला लगा लेना। बेटा, बहू भी जाएगी क्या तुम्हारे साथ? माँ, तुम हमेशा फालतू के ही सवाल करती हो। अब मेरे ऑफिस की पार्टी है, करिश्मा भी मेरे ऑफिस में ही काम करती है, तो हम दोनों को ही साथ में पार्टी में जाना होगा। इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। करिश्मा अपने कमरे से निकल कर आई और संजय से बोली, सुनो, मुझे फटाफट से मार्केट ले चलो। मेरी ड्रेस के मैचिंग के इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ रख दिए हैं। संजय बाइक निकालकर फटाफट से करिश्मा को मार्केट ले गया। रात के 8 बज रहे थे। रोहिणी जी रसोई में जाकर देखती हैं कि कुछ खाने को रखा हो तो अपने पति को समय से खाना दे दें और खुद भी खा लें। पूरी रसोई को देख लिया पर खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तब तक संजय भी मार्केट से आ गया। रोहिणी जी अपनी बहू से कहती हैं, बेटा, खाने के लिए आज क्या बनाया है? तुम्हारे बाबूजी के खाने का समय हो गया है, उसके बाद उन्हें रात की दवाई भी देनी पड़ती है। माँ जी, अब मैं तुम लोगों के लिए खाना बनाती रहूं या फिर पार्टी में जाने के लिए तैयार हूँ? मैंने तो आज तुम लोगों के लिए कुछ भी नहीं बनाया है और हम लोग वैसे भी पार्टी में जा रहे हैं, उधर ही खाना खाएंगे, तुम लोग अपना देख लो। संजय और करिश्मा तैयार होकर पार्टी के लिए निकल गए। रोहिणी जी रात के खाने के लिए कुकर में खिचड़ी चढ़ा देती हैं और फिर दोनों खिचड़ी खा लेते हैं। महेश जी कहते हैं, कितने दिनों से अपने बेटे से कह रहा हूँ कि हमारे कमरे का पंखा खराब हो गया है, उसको ठीक करा दो, लेकिन बेटा तो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहता है। आज हमारे कमरे के पंखे को खराब हुए पूरे 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन से कहते कहते मेरा तो मुंह भी दुख गया है, लेकिन बेटा पंखा सही कराने के लिए तैयार ही नहीं है। और देखा तुमने रोहिणी, बहू ने अभी मार्केट जाने के लिए कहा तो अपने कानों का कुछ खरीदना था, तो कैसे बेटा तुरंत मोटरसाइकिल निकालकर चला गया। लेकिन हमारे कामों के लिए हमारे बेटे के पास समय नहीं है। मई जून की भयंकर गर्मी पड़ रही है, मुझसे तो ठीक से खाना भी नहीं खाया जाता ऐसी गर्मी में। आजकल के बच्चों के पास माता पिता के लिए और उनके कामों के लिए समय ही नहीं है, और बाकी सारी दुनिया भर के काम करने के लिए उनके पास समय ही समय होता है। तुमने वो अगरबत्ती के पैकेट का हाथ वाला पंखा बनाया था, वही दे दो, कम से कम उसी को हिलाता रहूंगा। नींद तो ऐसी गर्मी में आने से रही। आंगन में भी अगर चारपाई डालेंगे तो एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, ऊपर से मच्छर अलग काट रहे हैं। रोहिणी जी कहती हैं, कल बेटे से कहेंगे कि हमारा पंखा ठीक करा दो, नहीं तो हम दोनों इतनी गर्मी में बीमार पड़ जाएंगे, फिर तुम्हारा ही काम बढ़ जाएगा। इतना कहकर रोहिणी जी रसोई में बर्तनों को रखने चली गईं। उसके बाद चाबी उठाकर गेट पर ताला लगाया और सारे कमरों को चेक करने लगी कि सबके गेट बंद हैं या नहीं। जब वो बहू के कमरे में गई तो देखा बहू बेटा तो अपने कमरे का एसी खुला छोड़ गए। कमरे में एकदम से ठंडक है, पूरा कमरा ऐसे ठंडा हो रहा है जैसे शिमला हो। उस कमरे में 2 मिनट खड़े होकर रोहिणी जी को ऐसा लग रहा था जैसे चैन की सांस आई हो। वो एसी को बंद करने की कोशिश करती हैं कि बहू बेटा तो सुबह तक ही आएंगे, एसी फालतू में ही चलता रहेगा, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया कि उसको बंद कैसे करना है। बहुत देर तक उन्होंने कोशिश की लेकिन बंद नहीं कर पाई। अपने कमरे में आकर के महेश जी से कहा, आज सच में बहुत गर्मी है, बहू बेटे के कमरे का एसी तो फालतू में ही चल रहा है और मुझे बंद करना भी नहीं आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी दरी लेकर के उधर ही कमरे में बिछाकर सो जाएंगे, कम से कम सुकून की नींद तो आएगी। रोहिणी जी 2 दरियां लेकर बहू और बेटे के कमरे में आ गईं और जमीन पर दोनों सो गए। एसी की ठंडक में उन्हें ऐसी नींद आई कि पता ही नहीं चला कि कब सुबह के 5 बज गए। सुबह 5 बजे बेटा बहू जब अपने ऑफिस की पार्टी करने के बाद घर आए तो उनके पास गेट की दूसरी चाबी पहले से ही थी। मेन गेट का दरवाजा खोलकर वो अपने कमरे में आए। अपने कमरे में माता पिता को लेटा हुआ देख करके बहू बेटे दोनों आग बबूला हो गए। दोनों का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। चिल्लाते हुए बेटा बोला, माँ, आप इस कमरे में क्या कर रही हो?
ये मेरा और करिश्मा का कमरा है। आप मेरे कमरे में क्यों सो रही हो? हड़बड़ाते हुए महेश जी और रोहिणी जी उठ गए। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि वो अपने बेटे बहू से क्या कहें। तब तक बहू बोल पड़ी, इस घर में प्राइवेसी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। बहू बेटे के कमरे में सो रहे हो, शर्म नहीं आती है? तुम्हारा कमरा है तो उसमें क्यों नहीं लेटे? मेरे कमरे में आकर के क्यों सो गए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आकर सोने की? तभी दबी आवाज में रोहिणी जी कहती हैं, बेटा वो मेरे कमरे का पंखा इतने दिनों से खराब है। तुमसे तुम्हारे पिताजी कितने दिनों से पंखे को ठीक करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन तुमने उसे ठीक ही नहीं करवाया। रात में जब मैं तुम्हारे कमरे का दरवाजा बंद करने आई तो कमरा बहुत ठंडा था। एसी बंद करने की कोशिश की तो मुझसे हुआ नहीं। तो मैंने सोचा कि तुम्हारा कमरा इतना ठंडा है तो क्यों ना हम इसी कमरे में सो जाएं। वैसे भी तुम लोग तो थे नहीं और हम तुम्हारे कमरे में अपने बिस्तर बिछाकर सो गए। करिश्मा चिल्लाते हुए कहती है, उठाओ अपने कपड़े और निकल जाओ मेरे कमरे से। शर्म नहीं आती है बहू बेटे के कमरे में सोते हुए? इतना ही ज्यादा शौक है तो खरीद क्यों नहीं लेते हो एसी? और तुम कब से एसी में सोने लग गए? कभी देखा भी है एसी? ये एसी मेरा है, मेरे पापा ने इसको दहेज में दिया था। इससे पहले तो तुमने कभी एसी की शक्ल भी नहीं देखी होगी। बहू इतना उल्टा सीधा बोले जा रही थी, लेकिन बेटा कुछ भी नहीं कह रहा था, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिला रहा था। महेश जी अपना बिस्तर उठाकर अपने कमरे में चले गए। पीछे से बहू अपने सास ससुर से चिल्लाते हुए कहती है, अपने कमरे में बिना पंखे के सो जाते तो मर थोड़ी ना जाते, आकर के मेरे कमरे में सो गए। सारा कमरा गंदा कर दिया, अब मुझे पूरे कमरे की सफाई करनी पड़ेगी। रोहिणी जी और महेश जी अपने कमरे में आकर के सर पकड़कर बैठ गए, क्योंकि उनके बहू बेटे ने इतनी ज्यादा बेइज्जती कर दी थी कि वो अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों वो बहू बेटे के कमरे में सोने के लिए चले गए। इधर ही बिना पंखे वाले कमरे में सोते रहते। जितना तो हम सुकून से सो भी नहीं पाए, उससे ज्यादा बेटे बहू ने हमें सुना दिया है। रोहिणी जी अपने पति से शिकायत करती हुई कहती हैं, जब से बेटे की शादी हुई है बेटा बहुत बदल गया है। कुछ भी कहती है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। अपनी माँ बाप की तकलीफ उसे दिखाई नहीं देती है। खुद तो एसी में सोता है और हमारे लिए पंखे की भी व्यवस्था नहीं करता है। क्या हमें गर्मी नहीं लगती है? और जब से बहू के मायके से एसी आई है तब से बहू ने अपने एसी के गुणगान गा गा कर मेरा तो जीना दूभर कर दिया है। बेटा बहू सुबह के 5 बजे आए थे और इसके बाद उन्होंने महेश जी और रोहिणी जी को इतना कुछ सुना दिया था, तो बहू बेटे तो अपने कमरे में जाकर इतना कुछ कहने के बाद भी सो गए। लेकिन महेश जी और रोहिणी जी को तब से नींद नहीं आ रही थी। वो छत पर जाकर बैठ गए कि थोड़ा बहुत छत पर सुकून मिले, लेकिन उधर भी गर्मी बहुत थी। सुबह होते ही रोहिणी जी घर के कामों में लग गईं। बहू की तो रात भर पार्टी चली थी, इसीलिए वो तो सुबह जल्दी उठने वाली थी नहीं। और फिर आज तो रविवार भी था। 10 बजे से पहले बहू बेटे सोकर नहीं उठेंगे। रोहिणी जी रसोई में अपने और अपने पति के लिए चाय बनाती हैं, उसके बाद सबका खाना बनाकर रख देती हैं। महेश जी एक प्राइवेट स्कूल में अध्यापक थे। जब तक कमाते थे तब तक तो घर में सब कुछ बढ़िया था। जब तक घर के खर्चे महेश जी के पैसों पर चलते थे तब तक उन्हें कोई समस्या नहीं थी। लेकिन अब उन्होंने पैसे कमाना बंद कर दिया। अब बेटे की कमाई पर घर के खर्चे चल रहे थे, तो माता पिता को भी अपने बेटे के हिसाब से ही चलना पड़ रहा था। अगर घर में कोई अव्यवस्था हो जाती थी तो उसको भी बेटा ही देखता था, चाहे फिर वो 1 दिन में देखे या 1 महीने में, ये उसके ऊपर निर्भर करता था। खैर अपना काम होता था तो बेटा बहू घंटे भर में कर लेते थे, लेकिन माता पिता के काम तो महीनों तक लटके रहते थे। महेश जी अपने कमरे में बैठे चाय पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि जब से उन्होंने कमाना बंद कर दिया है तब से बेटे बहू का व्यवहार कुछ ज्यादा ही उनके प्रति बदल गया है। अब तो वे उल्टा सीधा सुनाने के साथ साथ मान मर्यादा भी भूलते जा रहे हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि अपनों से बड़ों से किस तरह से बात की जाती है। अरे अगर मेरी पत्नी को गर्मी लग रही थी, वो उनके कमरे में सो भी गई, तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया था उसने जो बेटे बहू ने उसे इतना सुनाया? मैंने अपने बेटे बहू के लिए इतना कुछ किया, वो तो उन दोनों को दिखाई नहीं देता है। 2 साल से मैंने नौकरी करनी बंद कर दी है। उसके पहले तो मैं ही घर के सारे खर्चे चलाता था। मैंने तो बहू बेटों पर कोई बंदिश नहीं लगाई।
लाइट का जितना भी बिल आता था मैं ही देता था, लेकिन आज पंखे का बिल देने के चक्कर में बेटा मेरे कमरे का पंखा ठीक नहीं करा रहा और अपने कमरे में एसी तक खुला छोड़ कर जाता है। इस तरह से घर पर खाली बैठना महेश जी को अच्छा नहीं लग रहा था। अपनी पत्नी को जब वो दिन भर रसोई में काम करते देखते हैं और बहू को आराम करते देखते हैं तो वो सोचते हैं, क्या मेरी पत्नी का सारा बुढ़ापा इसी तरह से काम करते करते बीत जाएगा? क्या वो पूरी जिंदगी रसोईया का काम झाड़ू पोछा और बर्तन साफ करती रहेगी? उसे कभी आराम नहीं मिलेगा। बहू तो अपना आराम से ऑफिस के लिए निकल जाती है, जितना मन होता है उतना ही करती है, नहीं होता है तो नहीं करती है। एक दिन रोहिणी जी टीवी पर रामायण देख रही थी। बहू आई और हाथ से रिमोट छुड़ाकर फटाक से टीवी को बंद कर दिया और चिल्लाते हुए बोली, पूरा दिन बैठकर टीवी देखती रहती हो, लाइट का बिल तो हमें देना पड़ता है। अब से टीवी आप सुबह शाम ही चलाएंगे, पूरे दिन टीवी चलाने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी रोहिणी जी अपनी बहू के इस व्यवहार से आहत होकर कमरे में आकर रोने लगी कि घर भी उनका है, टीवी भी उनका, लेकिन लाइट का बिल बेटे को देना पड़ता है तो बहू टीवी भी नहीं चलाने दे रही। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर महेश जी उठते हैं और उठकर बाहर निकल गए। उनकी पत्नी के प्रति बहू बेटे का ऐसा व्यवहार उन्हें बेचैन कर रहा था। अब उन्होंने सोच लिया था कि वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे वो अपने ही घर में आराम से रह सकें, अपनी पत्नी को थोड़ी सी सुख सुविधा दे सकें, कुछ ऐसा कर सकें जिससे बहू मेरी पत्नी के ऊपर बंदिशें न लगाए। महेश जी का इसी शहर में हाईवे के पास एक प्लॉट लिया हुआ था। एक दिन महेश जी अपने बेटे से कहते हैं, बेटा मैंने जो हाईवे वाला प्लॉट खरीदा था अब मैं उसको बेचने जा रहा हूँ, उसके लिए खरीदार भी मिल गया है। प्लॉट बेचने की बात सुनकर बेटा भड़कते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है पापा, माँ बाप तो अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी जोड़कर रखते हैं, जितना हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं, और आप खरीदी हुई प्रॉपर्टी को बेचने की बात कर रहे हैं। आप उस प्लॉट को नहीं बेच सकते हैं। तभी महेश जी नाराज होते हुए कहते हैं, वो मेरा प्लॉट है, मैंने खरीदा था, मैं उसको बेचूं या उसको रखूं ये मेरी मर्जी है। जब तुम्हारे कमरे में हम तुम्हारी मर्जी के बिना नहीं जा सकते हैं तो मेरे प्लॉट बेचने में तुम अपनी मर्जी क्यों चला रहे हो? तुमने तो नहीं खरीदा था ना उस प्लॉट को। महेश जी का दो टूक सा जवाब पाकर संजय और करिश्मा दोनों का मुंह उतर गया। कमरे में जाकर करिश्मा संजय से कहती है, तुम्हारे पापा बहुत नाराज लग रहे हैं, एक काम करो, तुम उनके कमरे का पंखा ठीक करवा दो, जिससे उनकी नाराजगी कुछ कम हो जाएगी, और किसी तरह से उनको प्लॉट बेचने से मना करो। महेश जी की नाराजगी को देख करके संजय उनके कमरे में आया और फैन को उतार कर उसको ठीक कराने के लिए ले जाने लगा। तभी महेश जी पीछे से कहते हैं, संजय अब तुम्हें मेरे पंखे को ठीक कराने की जरूरत नहीं है, मैं अपना पंखा खुद ठीक करा लूंगा। तुम्हारे भरोसे में बहुत बैठा रहा, अब नहीं बैठूंगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं तब तक दिमाग भी चलाता रहूंगा। मुझे तो लग रहा था कि अब मेरा बेटा नौकरी करता है, बहू भी नौकरी करती है, तो अब हम दोनों घर की जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हम पर तो और भी ज्यादा बंधन लगा दिए गए हैं। और तुम्हें लगता है कि मेरा पंखा ठीक कराने से मैं अपना प्लॉट नहीं बेचूंगा, तो तुम गलत हो। मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। कुछ दिनों में महेश जी अपने हाईवे वाले प्लॉट को बेच देते हैं और उसके अच्छे खासे दाम उन्हें मिल जाते हैं। पूरे 15 लाख का प्लॉट बिकता है। 15 लाख में से 14 लाख तो महेश जी बैंक में जमा करा देते हैं, जिसका उन्हें हर महीने ब्याज आने लगा, और उस ब्याज से वो अपने और अपनी पत्नी के छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने लगे। अब वो अपने बहू बेटे के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी के लिए एक बड़ा सा टीवी खरीदा और अपने कमरे में एक नया एसी लगवा दिया। जिस दिन महेश जी ने अपने कमरे में नया एसी लगवाया और नया टीवी लगवाया था, उस दिन बहू बेटे ऑफिस में थे। उन्हें पता ही नहीं था कि पापा ने अपने कमरे में नया एसी और नया टीवी लगवाया है। रोज की तरह बेटे बहू अपने कमरे में सोने के लिए गए। तभी उन दोनों के कमरे से तेज तेज बोलने की आवाजें आने लगी कि पता नहीं उनका एसी कैसे खराब हो गया। एसी चल ही नहीं रहा था। संजय एसी को ठीक करने वाले को फोन करता है। रात होने की वजह से वो रात में आने से मना कर देता है। कहता है, मैं कल आकर के देखूंगा।
संजय और करिश्मा को तो एसी में सोने की ही आदत है। बिना एसी के तो वो सो ही नहीं सकते थे। कूलर तो एक ही था जो पापा के कमरे में लगा हुआ था, और वो भी बहुत समय से खराब पड़ा हुआ था, क्योंकि संजय ने कभी उसको ठीक ही नहीं कराया। और महीने भर से तो उनका पंखा भी खराब था, जिसको ठीक कराने के लिए महेश जी अपने बेटे से कई बार बोल चुके थे। गर्मी की वजह से बेटे बहू दोनों ही अपने कमरे से बाहर आकर आंगन में बैठ गए। उन्हें अपनी माँ और पापा के कमरे से टीवी चलने की आवाज सुनाई दी। तभी करिश्मा ने कहा, ये टीवी की आवाज कहाँ से आ रही है? हॉल का टीवी तो बंद है। शायद माँ के कमरे से टीवी चलने की आवाज आ रही है। संजय कमरे में गया तो देखा माँ कुर्सी पर बैठी हुई टीवी पर रामायण देख रही हैं, और पास में दीवान पर महेश जी लेटे हैं। पीछे पीछे से करिश्मा भी आई तो चिल्लाते हुए बोली, मैंने आपको कितनी बार मना किया था कि रात में टीवी मत चलाया करो, फिर भी लाइट का बिल बढ़ाने के लिए इतनी देर तक टीवी चला रही हो। और ये इतना बड़ा टीवी कब खरीदा तुमने? कहाँ से आए इतने पैसे? तभी अचानक से करिश्मा की नजर कमरे में लगी एसी पर गई तो चिल्लाकर बोली, ये एसी कहाँ से आया? कब लगवाया तुमने इसको? कहाँ से आए इतने सारे पैसे? करिश्मा रोहिणी जी के हाथ से रिमोट लेकर टीवी को बंद करने जा ही रही थी कि तभी महेश जी करिश्मा को टोकते हुए कहते हैं, बहू टीवी को बंद भी मत कर देना। ये टीवी मैंने खरीदा है। ये मेरा घर है, ये मेरा कमरा है और मेरा टीवी है। मुझे इस कमरे में जो करना होगा मैं करूंगा। महेश जी की बात सुनकर करिश्मा के कदम जहां थे वहीं रुक गए। और हाँ, ये एसी और टीवी मैंने अपने पैसों से खरीदा है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपना प्लॉट बेच रहा हूँ। मैंने उसको बेच दिया है और उसके सारे पैसे मैंने तुम्हारी माँ के नाम करवाए हैं। उनमें से ही कुछ पैसे निकालकर मैंने नया टीवी और एक नया एसी लिया है। बेटा, तुमसे तो कहते कहते इतने दिन हो गए, लेकिन तुमने मेरा एक पंखा तक ठीक नहीं करवाया, क्योंकि तुम्हें अब हमारे ऊपर खर्च करना बहुत मुश्किल लगता है, जबकि मैंने तो तुम्हारे लिए लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ रखी है। वो तुम्हें नहीं दिखाई देती है। जब तुम अपने रुपए मेरे ऊपर खर्च नहीं कर सकते हो, तो मैं अपनी लाखों की प्रॉपर्टी तुम्हारे लिए क्यों छोड़ूं? उसी में से कुछ प्रॉपर्टी बेचकर अपना बुढ़ापा भी आराम से काट लूंगा। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे पैसे। और बहू, आज के बाद मेरी पत्नी को टीवी देखने से मना मत करना, क्योंकि इस घर की लाइट का बिल अब मैं दूंगा, तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी उस लाइट के बिल में तुम अपना एसी आराम से चलाना, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। महेश जी की बात सुनकर बेटे बहू चुपचाप से कोने में खड़े रह गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पिताजी ने उनके गाल पर अपमान का ऐसा झन्नाटेदार चांटा मारा है, जिसकी वजह से उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। दोनों अपने माँ बाप के कमरे से निकलकर आंगन में आकर बैठ गए। क्या करें, आज तो उनका एसी भी खराब हो गया है। आंगन से छत और छत से आंगन में टहलते रहे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपने पिताजी से कह दें कि मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, तो क्या आपके कमरे में सो सकता हूँ? दोस्तों, माता पिता तो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, लेकिन हम ही उन्हें ऐसे कठोर फैसले लेने के लिए मजबूर करते हैं। अगर हम उनकी छोटी मोटी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे, तो उन्हें ऐसे बड़े निर्णय लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और सच में, जब बेटे माँ बाप की जरूरत पूरी नहीं करते हैं, तो ऐसे कठोर फैसले लेना जरूरी भी हो जाता है। अपना सब कुछ बेटों को देकर भी उनके सामने अपने हाथ फैलाकर मांगे, ये भी तो सही नहीं है। इससे अच्छा हमारे पास जो है, हक के साथ हम उसी का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर है। माँ बाप का सम्मान सिर्फ उनके जीते जी नहीं, उनकी छोटी छोटी जरूरतों को समझने और पूरा करने में होता है। तो ये थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिल सकें। तो फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।